हेलो स्टूडेंट, मैं चेतन लड्ढा आज आपके लिए लेके आ रहा हूं 10th स्टैंडर्ड का सोशल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है, आप देख पा रहे होगे, पावर शेयरिंग। अब जो पावर शेयरिंग चैप्टर है, इस चैप्टर के नाम में ही एक चीज छुपी हुई है। नाम क्या है? पावर। अब पावर को क्या करना है? हमें शेयर करना है। आपको पता होगा इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आज से नहीं है, काफी सालों से। भारत जब आजाद हुआ तब से भारत देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया गया, जहां पे गवर्नमेंट जो है लोगों के द्वारा चुनी जाती है, और जो चुनी हुई सरकार होती है उस सरकार के मतलब गवर्नमेंट 3 हिस्सों में बटी हुई होती है। जैसे कि पहला जो सबसे बड़ा लेवल है गवर्नमेंट का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसको लीड कर रहे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं। उसके बाद अगर कोई पार्ट आता है गवर्नमेंट का, वो आता है स्टेट गवर्नमेंट का। क्योंकि हम गुजरात में रहते हैं तो हमें पता ही है, गुजरात स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स उस स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उस स्टेट के हेड होते हैं। फिर सबसे लास्ट में आता है लोकल गवर्नमेंट। तो यहां पे क्या हो रहा है? पावर का शेयरिंग हो रहा है, राइट? मतलब प्राइम मिनिस्टर के अकेले के हाथ में सारी पावर नहीं है, ना स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है उनके हाथ सारी पावर है, ना कि लोकल गवर्नमेंट के पास सारी पावर है। तो यहां पावर का शेयरिंग हो रहा है फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। तो इस चैप्टर में हम 2 कहानियां पढ़ने वाले हैं, 2 छोटू से देश, 2 बहुत ही प्यारे देश। एक यूरोप का देश, जिस देश का नाम है बेल्जियम, उस देश की स्टडी हम करने वाले हैं। वहां पे एग्जांपल के लिए कि बेल्जियम ये जो कंट्री है, इस बेल्जियम कंट्री में क्या क्या कल्चर होते हैं, क्या उनका एथनिक कंपोजिशन है। उसके बाद में हम ये पढ़ने वाले हैं उसमें कि बेल्जियम जो कंट्री है, जो एक समय पे वहां क्लैशेस हो सकते थे दोनों रिलीजन्स में। लाइक देखिए हमारे देश में कैसे अलग अलग रिलीजन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वैसे वहां भी रिलीजन है, कल्चर है। उस कल्चर के बेसिस पे पावर को लेके, पावर शेयरिंग को लेके क्लैशेस हो सकते थे। क्योंकि सबको पता है यूरोपियन कंट्रीज जो होते हैं वो बहुत ही समझदार होते हैं, क्लैशेस में बिलीव नहीं करते हैं, वो झगड़े नहीं बढ़ाते हैं, झगड़ों को कम करते हैं, टेंशंस को कम करते हैं। तो उन्होंने टेंशंस को कम करके आज बेल्जियम एक ऐसा कंट्री है जहां बहुत शांति से पावर का शेयरिंग हो रहा है, सरकार काम कर रही है, लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं दूसरा एक छोटू सा देश, जिस देश का नाम है श्रीलंका। स्टेट तो, कंट्री तो नहीं कहूंगा, बट वो देश जो भारत के सदर्न पार्ट में है, छोटा सा देश है, टापू है, जिसे हम आइसलैंड कह सकते हैं, श्रीलंका। अब वहां पे भी बहुत सारे कंपोजिशन है, एथेनिक्स, बट वहां पे हमेशा टेंशन रहती है। अभी आपने सुना भी होगा टीवी न्यूज चैनल पे, श्रीलंकन जो प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वहां के प्रेसिडेंट थे, वो देश छोड़ के भाग गए थे। श्रीलंका का जो राजभवन था, जो वहां का प्रेसिडेंटल हाउस था, वहां पे लोग आ गए थे, क्योंकि हमेशा झगड़े रहे, हमेशा टेंशंस रही, और धर्म के पावर शेयरिंग को लेके प्रॉब्लम रही। वहां पे मेजोरिटी में जो लोग हैं उनको ज्यादा पावर्स दिए जाते हैं। तो हम श्रीलंका के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक और टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, मेजोरिटीरिज्म इन श्रीलंका। बहुत सिंपल टॉपिक है, इंडिया के कंसर्न से समझाता हूं। जैसे इंडिया इज अ कंट्री जहां पे मोस्टली हिंदू पीपल ज्यादा है, ऑलमोस्ट 80% पीपल है। बट हमारे देश में ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम जो कंट्री में मिनिस्टर नहीं है, पार्लियामेंट में मिनिस्टर नहीं है, या स्टेट में कोई मिनिस्टर्स नहीं है। पावर का शेयरिंग है, सबको इक्वल राइट्स है। ऐसा नहीं कि मुस्लिम के लिए अलग लॉज है, हिंदूज के लिए अलग लॉज है, सिख के लिए अलग लॉज है, किसी को और ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। बट नहीं, श्रीलंका में ऐसा था, इसीलिए वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। अब श्रीलंका में ऐसा क्या था? श्रीलंका में हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 क्या क्या चीजें होती है, वहां का जो इथेनिक कल्चर है, कल्चर में क्या क्या क्लैशेस आते हैं, कौन कौन से रिलीजियस बेस्ड पीपल्स वहां रहते हैं, टेंशंस के क्या रीजंस है, वो सारी चीजें। एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? नॉर्मली हम हमारे घर पे बहुत सारी चीजें, अपना पहनावा है, अपना खाना है, हमारा कल्चर है, इसको हम फॉलो करते हैं सारे लोग। तो बेल्जियम का एक्चुअली एकोमोडेशन कैसा था, ये हम इस छोटे से चैप्टर में समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फर्स्ट से लेकर लास्ट एग्जाम तक आपके काम आएगा।
कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। आप वन बाय वन इस चैप्टर के टॉपिक्स को समझोगे तो आपको ये टॉपिक बहुत इजी जाने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के इंट्रोडक्शन तो खत्म, फिनिश हो गया। तो देखो यहां पे आपको सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो दिखाई दे रहा है रशिया, और पता भी है देयर आर द 7 कॉन्टिनेंट, उसमें एरिया वाइज भी रशिया सबसे बड़ा है। यहां हम बात करने वाले थे उस कॉन्टिनेंट की जिस कॉन्टिनेंट के बारे में हम आज समझने वाले हैं, वो है यूरोप। और यूरोप में छोटा सा देश है जिस देश का नाम है बेल्जियम। अब ये मैप में थोड़ा समझ पाना आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि देखो यहां ग्रीनलैंड, डेनमार्क देश दिख रहा है आपको, कनाडा दिखाई दे रहा है, या यूनाइटेड स्टेट नॉर्थ और साउथ में डिवाइड हुआ है, या अर्जेंटीना ब्राजील दिखाई दे रहा है, या हमारा छोटा सा देश आपको दिखाई दे रहा है इंडिया, यहां चाइना आप देख पा रहे हो, या छोटा सा देश ऑस्ट्रेलिया आप देख पा रहे हो। तो ये हुआ हमारा छोटा सा मैप उस देश का जिस देश के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देश का नाम है बेल्जियम। अब बेल्जियम जो स्टेट है, बेल्जियम जो कंट्री है, यहां 2 पार्ट में डिवाइड है। यहां पे देख पा रहे होगे आप कि एक येलो पार्ट है और एक नीचे वाला जो पार्ट है वो रेड कलर में डिवाइड किया है। मतलब बेल्जियम को 2 पार्ट में यहां पे डिवाइड किया है। यहां देखो बेल्जियम की कैपिटल दिखाई दे रही होगी आपको, जो है ब्रसल। बेल्जियम में मोस्टली 3 टाइप्स के 3 लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। एक तो फ्रेंच स्पीकिंग, फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, डच बोलने वाले लोग हैं, और 1% जितने हैं जर्मन। हमारा देश बहुत बड़ा है, कितनी तो लैंग्वेजेस है, मोर देन 500-600 लैंग्वेजेस से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है। बोला भी जाता है कि हर कुछ किलोमीटर के बाद लैंग्वेज बदल जाती है। बट बेल्जियम छोटा सा देश है। अगर मैं कंपेयर करूं बेल्जियम को, तो हमारे देश में हरियाणा एक स्टेट है, पंजाब के एग्जैक्टली साइड में। उस देश की पॉपुलेशन लगभग आज 2023 अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ है। बट यहां पे बोला है कि बेल्जियम की पॉपुलेशन 1 करोड़ है, तो कंपैरिजन कर दिया हरियाणा से। ऐसे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था कि हरियाणा से क्यों कंपेयर किया है। तो हम इसके एथनिक कंपोजिशंस को समझेंगे। सबसे पहले तो हमको यह समझना है कि ये एथनिक कंपोजिशन है क्या। एथनिक कंपोजिशन मतलब क्या, जैसे कि समझ लो कि एक पर्सन कोई महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। अब उसके लिए उसका कल्चर क्या है, उसकी लैंग्वेज, जैसे उसे मराठी बोलना अच्छा लगता है, वो उसका खान पान वो उस महाराष्ट्रियन स्टाइल का हो सकता है, उसकी पूजा पद्धति वो महाराष्ट्रियन स्टाइल्स की हो सकती है। वैसे ही कोई गुजरात में रहता है तो उसकी लैंग्वेज गुजराती होगी, उनका खाना पीना रहना वो सारी चीजें अलग अलग होगी। तो सेम एज इट इज कल्चर को ही हम एथनिक कंपोजिशन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, और कल्चर में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है लैंग्वेज। तो बेल्जियम में हम यहां समझने वाले हैं कि कौन से लैंग्वेज के लोग बेल्जियम में प्रिफर करते हैं रहना, और उनका नंबर ऑफ परसेंटेज क्या है। और वो समझेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है कि बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशंस के बारे में बताओ। तो समझते हैं यहां पे टॉपिक का। देखो 59%, टोटल 59% लोग रहते हैं बेल्जियम के कौन सी रीजन में, फ्लेमिश रीजन में। अच्छा, कौन से लोग रहते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। कितने परसेंटेज है टोटल, तो ये है टोटल 59%। 59% फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, जो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच लैंग्वेज। इससे एक बात तो आपको क्लियर समझ में आई होगी कि बेल्जियम में सबसे बड़ा रीजन कौन सा है, वो है फ्लेमिश। जैसे गुजरात में नहीं होता है नॉर्थ गुजरात, साउथ गुजरात, ईस्ट गुजरात, वेस्ट गुजरात, फिर नॉर्थ गुजरात में एक सौराष्ट्र रीजन है, कच्छ रीजन है ना। उसी तरह से बेल्जियम में भी एक रीजन है जिस रीजन का नाम है फ्लेमिश रीजन। अब कच्छ की बात, सौराष्ट्र की बात करें तो सौराष्ट्र में सूरत में जो बसे है काठियावाड़ी कम्युनिटी, लेवा पटेल, कड़वा पटेल, अब वो कहां से बिलोंग करती है, मतलब आके सूरत में तो रह रहे, बिलोंग कहां से करती है, सौराष्ट्र साइड से। वो यहां आके बस गए, कोई बात नहीं। अब यहां हमें समझने वाली बात क्या है कि डच बोलने वाले लोग, डच स्पीकिंग लोग मोस्टली कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं, तो वो है फ्लेमिश रीजन। परसेंटेज वाइज कितना है उसका, 59%। अगर आपको क्वेश्चन एमसीक्यू या फिलअप में पूछा कि सबसे ज्यादा डच स्पीकिंग लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो है वो किस रीजन में रहते हैं, तो रीजन है फ्लेमिश रीजन। अच्छा,
अनदर सबसे बड़ी लैंग्वेज कौन सी है वहां पे, मतलब कौन से लोग बोलते हैं, तो वो है 40% लोग रहते हैं वेलोनिया रीजन में, और वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज। अच्छा, क्या समझ में आया हमें इन चीजों से, दो चीजें समझ में आई कि यहां पे मेजॉरिटी में दो लैंग्वेजेस है और दो रिलीजन्स के लोग रहते हैं, एक तो डच लैंग्वेज बोलने वाले और दूसरा तो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले। कितना परसेंट बोलते हैं डच लैंग्वेज, 59%। कौन सी रीजन में रहते हैं, तो फ्लेमिश रीजन। दूसरे कौन से लोग रहते हैं सबसे ज्यादा, डच लैंग्वेज बोलने वाले, सॉरी फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले, वो कितने परसेंट है, 40%। अगर कंपैरिजन करूं तो डच बोलने वाले बेल्जियम में ज्यादा है कंपेयर टू फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोगों से। चलो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये याद रखना है कि ये वेलोनिया रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं और फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकिंग लोग रहते हैं, और परसेंटेज 59 एंड 40। ओके फाइन। और थर्ड थिंग क्या है, बाकी बचा 1%, 59 और 40% लगभग हो जाता है 99%। अब 1% तो होगा। अब 1% में रहते हैं जर्मन बोलने वाले लोग, 1%, ओनली 1% पीपल जर्मन। अब क्या है ना, भारत देश में भी बाहर देशों से लोग आके बसे हैं, राइट। अब बहुत सारे जगह रहते हैं, तो वैसे ही जर्मनी से कुछ लोग बेल्जियम में आके बसे, 1%। चलो यहां तक आप लोगों को मोस्टली समझ में आ गया हो, तो हमें बताना भी पड़ेगा। जैसे इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली है। हम बेल्जियम के बारे में पढ़ रहे हैं और कैपिटल ही ना बताए तो सही नहीं होगा। तो कैपिटल सिटी कौन सी है बेल्जियम की, कैपिटल सिटी है ब्रसेल। क्या है, ब्रसेल। तो ब्रसेल वहां की कैपिटल है। अभी बताना पड़ेगा कि वहां के कैपिटल में कौन से लोग या कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। अब बिल्कुल उल्टा हो गया। अब आपको पता होगा, हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है चैप्टर को, तो डच स्पीकिंग लोग पूरे बेल्जियम में मेजॉरिटी में है, जो 59% है, जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, और फ्रेंच स्पीकिंग लोग पूरे बेल्जियम में माइनॉरिटी में है, जो कितने परसेंट है, 40%, वेलोनिया रीजन में रहते हैं। बट ब्रसेल में उल्टा है, ब्रसेल में फ्रेंच स्पीकिंग लोग मेजॉरिटी में है और डच स्पीकिंग लोग माइनॉरिटी में है। तो कितने परसेंटेज ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं ब्रसेल में, तो ये समझते हैं कैपिटल में, तो वो उसका परसेंटेज आ जाता है 80% लोग रहते हैं जो है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, 80%, जो माइनॉरिटी में है पूरे बेल्जियम में, बट ब्रसेल में वो मेजॉरिटी में है, और सिर्फ 20% लोग डच स्पीकिंग वाले हैं। अब यहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। अब कैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, डच स्पीकिंग लोग रहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे। यहां तक को कोई प्रॉब्लम आई होप सो आपको नहीं होगा। अब रीजन फॉर टेंशंस, अब आपको यह सवाल होगा कि नेचुरली होता क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया में किसी एक कास्ट के लोग या किसी एक रिलीजन के लोग ज्यादा होते हैं, तो उनका डोमिनेंस ज्यादा होता है क्योंकि वो मेजॉरिटी में होते हैं, तो पावर में भी उनका डोमिनेंस होता है और भी बहुत सारी चीजों में वो डोमिनेट कर सकते हैं किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को। नॉर्मली ये देखा गया है, यही नहीं दुनिया के हर देश में देखा गया है, जिस कंट्री में मेजॉरिटी में जो कास्ट या रिलीजन है वो डोमिनेट करती है माइनॉरिटी कम्युनिटी को। बट इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया बहुत ही प्यारा देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहां मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो, बहुत साथ में मिलके अपने देश में रहते हैं। अब बेल्जियम में टेंशन का कारण यह था कि पूरे बेल्जियम में डच सबसे ज्यादा थे, और ब्रसेल एक ऐसा पार्ट था बेल्जियम का जो कैपिटल है, वहां पे डच माइनॉरिटी में थे और फ्रेंच कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी। तो अगर डच लोगों को प्रॉब्लम ब्रसेल में होता है क्योंकि वो माइनॉरिटी में है, और बेल्जियम में फ्रेंच लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होता है या प्रॉब्लम क्रिएट करवाया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू या किसी भी और अन्य कारण से, तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अगर वहां प्रॉब्लम क्रिएट किया, समझ लो सास है, शादी हुई है बेटा और बेटी की, और लड़के ने लड़की को परेशान किया, बट लड़के की ही बहन, मतलब होता है ना लड़के और लड़की को एक ही घर में दिया जाता है,
लड़की की बहन किसी और घर पे है तो यहां उसको तकलीफ हुई तो उसकी बहन को वहां तकलीफ होगी। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि यहां ऐसी तकलीफ देने वाला काम ही नहीं था, क्योंकि ब्रसल में अगर वो फ्रेंच लोग अगर डच को तकलीफ देते तो डच लोग पूरे बेल्जियम में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स को तकलीफ देते। फिर भी टेंशन्स की कुछ बातें तो आती ही है, एक घर है तो झगड़ा तो होगा ही, भले ही 3 रिलीजन के लोग क्यों ना रहते हो, भले ही फ्रेंच और डच और जर्मन क्यों ना रहते हो, बट हाँ इसे बहुत ही प्यारे तरीके से सॉर्ट आउट करने का काम किया वहां की बेल्जियम के गवर्नमेंट ने। समय रहते समझ गए और आग लगने से पहले ही पानी डाल दिया। अच्छा, तो समझते हैं रीजंस फॉर द टेंशन, क्या टेंशन्स रही दोनों स्पीकिंग लैंग्वेज पीपल्स में, एक डच स्पीकिंग और एक फ्रेंच स्पीकिंग। अब बस वही है, टॉपिक को हम कंटिन्यू करते थे, एथेनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, जहां पे मैंने क्या समझाया था आपको कि तकलीफ अगर एक दूसरे को दोगे तो सबको तकलीफ होगी, तकलीफ सबको ही होनी है, तकलीफ दो ही ना तो देश आराम से चलेगा। इंडिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बेल्जियम में एक समय पे ऐसा प्रॉब्लम आया था बट उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया गया। कैसे सॉल्व किया, श्रीलंका के बारे में समझते हैं। अब जैसे हमने बेल्जियम के बारे में समझा था, बेल्जियम के बारे में क्या समझा हमने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या समझा हमने, कैसा एथनिक कंपोजिशन है, किस तरह के कल्चर्स के लोग वहां रहते हैं, कौन से रीजन्स में रहते हैं, क्या परसेंटेज है। तो 59% पीपल है जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, वो बोलते हैं डच लैंग्वेज, राइट। तो मेजोरिटी में कौन सा रिलीजन वहां सबसे ज्यादा है, कौन से स्पीकिंग पीपल ज्यादा है, तो वो है डच स्पीकिंग पीपल 59%। उसके बाद में दूसरा एक रीजन आता है बेल्जियम में, रीजन कौन सा है, वेलोनिया। कौन से कितने परसेंटेज ऑफ पीपल्स वहां वेलोनिया में रहते हैं, तो वो है 40% पीपल जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। अब किस्सा थोड़ा अलग है। अब बेल्जियम की जो कैपिटल है जिसका नाम है ब्रसल में उल्टा हो गया, पूरे देश में सबसे ज्यादा डच स्पीकिंग पीपल रहते हैं बट बेल्जियम के कैपिटल ब्रसल में सबसे कम वही लोग रहते हैं। तो डच स्पीकिंग पीपल का पॉपुलेशन वहां सिर्फ 20% है और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल का वहां पॉपुलेशन कितना है, 80%। तो यही रीजंस रहा वहां के टेंशंस का, वहां पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए थे बट समय रहते बेल्जियम ने उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर दिया। उस कॉन्फ्लिक्ट को कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखते हुए उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचा और सॉल्यूशन लेके आए। अभी हम समझने वाले हैं हमारा दूसरा देश, बहुत ही छोटा सा देश तो नहीं, टापू, एक छोटा सा जहां पे रावण रहता था, जहां राम भगवान गए थे, आपको पता है तमिलनाडु से नीचे है, थोड़ा छोटा सा देश। ब्रिटिश और कॉलोनियल पीरियड में आपको पता होगा तो बहुत सारे लोग तमिलनाडु से श्रीलंका गए प्लांटेशन के लिए, प्लांटेशन ऑफ टी की वहां पे फार्मिंग ज्यादा होती है तो यहां से वहां मूव हुए। तो श्रीलंका में वही चीज है, एथनिक कंपोजिशन क्या, इंडिया से गए हुए तमिल्स वहां पे है, तो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, वो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। तो तमिल्स लोग वहां पे है जिनको इंडियन तमिल्स कहा जाता है। हाँ, तो वहां मेजोरिटी में कौन सा रिलीजन ज्यादा है, कौन से रीजन्स के पीपल ज्यादा रहते हैं, तो उनको कहा जाता है सिनल्लास। क्या कहा जाता है, सिनल्लास, जो मेजोरिटी में है। तो इसी तरह से यहां क्या लिखा है, देखिए डाइवर्स पॉपुलेशन, हमारे देश में भी डाइवर्स पॉपुलेशन है, वैसे ही श्रीलंका में भी डाइवर्स पॉपुलेशन है। हमारे देश में हमने स्टार्टिंग चैप्टर में कहा ही था, हिंदू लोग हैं, मुस्लिम्स है, हमारे देश जितनी तो डाइवर्सिटी किसी देश में नहीं है। श्रीलंका छोटा सा कंट्री, बहुत ही आप ये कह सकते हैं कि झगड़ा ना हो ऐसा कभी होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है उस देश में। अभी कल आज की बात है कि वहां नेपाल एक छोटा सा कंट्री हमारे एग्जैक्टली थोड़ा बाजू में है, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी वाइफ का डेथ हो गया ड्यू टू द हार्ट अटैक। तो ये ग्लोबल न्यूज टीवी पे आती है, तो ये हमारे चैप्टर का पार्ट तो नहीं है बट एज ए इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। श्रीलंका एक डाइवर्स पॉपुलेशन है वहां पे, और वहां का एक मेजर सोशल ग्रुप्स है, मैंने जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, सोशल ग्रुप मेजर मतलब मेजॉरिटी नंबर्स में है। कौन सा ग्रुप है वो, सिनल्ला, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ हिंदूज हम कहते हैं, मुस्लिम्स कहते हैं, तो वहां पे जो ग्रुप है उसका नाम है सिनल्ला। सिनल्ला लैंग्वेज बोलते हैं लोग, सिनल्ला स्पीकर्स कितने परसेंट में आते हैं वो, 74%। अच्छा, तो सबसे ज्यादा
सिनल्ला स्पीकिंग लैंग्वेज बोलने वाले सिनल्ला कम्युनिटी के लोग आपको वहां मिलेंगे। जो नंबर आपको बहुत याद रखना है 74%। जैसे हमने बेल्जियम में नहीं बोला 59 और 40% प्लस 1%, वैसे हमको यहां भी नहीं भूलना है 74%। तो कौन से लोग हैं? सिनल्ला। एक बेसिक डिफरेंस बता दो आपको बेल्जियम और श्रीलंका का। वहां कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर लिया, मिल बैठ के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाके चीजों को सॉर्ट इट आउट कर दिया। यहां कभी सॉर्ट आउट हुआ ही नहीं। अपनी सुप्रीमेसी, मेरा देश, मैं सबसे ज्यादा बड़ा, तो जब मैं आता है ना तब प्रॉब्लम होती है। वही श्रीलंका के साथ हुआ, वही रावण वाला अहंकार यहां भी श्रीलंका को ले डूबा। 74% पीपल है जो सिनल्ला कम्युनिटी के रहते हैं श्रीलंका में, और बाकी जो थोड़े बचे कुचे लोग हैं 74, और ये तमिल स्पीकर से ये टोटल आते हैं 18%। तो 18%, अब वो 18 भी नहीं रहे, लगभग 15-16% ही बचे हुए हैं, क्योंकि श्रीलंका में उनके साथ में वैसा बिहेवियर होता है। आज हमारी गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है कि तमिलियंस जो वहां पे है, इंडियन तमिलियंस है, उनके साथ में श्रीलंकन गवर्नमेंट अच्छा बिहेव करे एज अ अच्छा नेबर। हम वो हर कोशिश करते हैं जो हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लोग वहां पे हैं। हमें यही तो सिखाया वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही मेरा घर है। जब विश्व ही मेरा घर है तो श्रीलंका भी उसी में आता है। हमने राम भगवान ने श्रीलंका को जीतने के बाद भी विभीषण को दे दिया था, बट अब उनकी मति मारी गई, वो लोग नहीं सुधरे, तब से तो आज तक नहीं सुधरे। तमिलियन स्पीकर्स 18%, सिनल्ला स्पीकर 74%। जब ये चीजें समझ में आ रही है, यहां तक तो आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होगा। श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम है? 74% सिनल्ला पीपल है, तमिल बोलने वाले 18% लोग हैं, तो क्या प्रॉब्लम है सर? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम है। अब तमिल में भी 2 ग्रुप है, समझे आप? तमिल में भी 2 ग्रुप है। जैसे हमने, अगर हम समझे कि एक गुजराती कम्युनिटी है, उसमें काठियावाड़ी एक ग्रुप है, तो उसमें भी 2 कम्युनिटी आती है, लेवा पटेल, कड़वा पटेल। अब महाराष्ट्र में जाओगे, मराठी एक लैंग्वेज है, महाराष्ट्र में भी मराठी लैंग्वेज में कितनी सारी छोटी छोटी कम्युनिटीज आती है। तो यहां पे तमिल्स में भी 2 कम्युनिटी आती है। अब 2 कम्युनिटी कौन सी? अब एक को कहा जाता है श्रीलंकन तमिल्स, जो वहां के नेटिव्स है, वहीं पे रहते हैं, राइट? जैसे मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं, राइट? तो मैं यहां का नेटिव तो नहीं हुआ, राइट? मैं बाहर से आके यहां पे बसा हूं, अपना काम कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट देता है, यहां के लोग बहुत प्यारे हैं, साथ में मिलके काम करते हैं, तो चल जाता है सब कुछ। तो वैसे ही यहां के लोग अच्छे नहीं है, श्रीलंका के लोग। मैं देश खराब है ऐसा नहीं कह रहा हूं, कोई देश खराब और अच्छा नहीं होता है, वहां की परिस्थितियां उसे अच्छा और बुरा बना देती है। अच्छा, तो समझते हैं हम कि यहाँ के जो तमिल है, जो नेटिव्स है उस कंट्री के, उनको हम कहते हैं श्रीलंकन तमिल। वहां के नेटिव्स लोगों को, वो उनका परसेंटेज कितना है? 13% में आते हैं, जो श्रीलंका में ही पैदा हुए, ठीक है, तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, और इंडिया से बिल्कुल, तमिलनाडु से बिल्कुल एकदम जॉइंट है, तो इसलिए वहां के लोग तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। नहीं, हमारे यहां पे समझ लो आप, पंजाब और हरियाणा पास में है, तो पंजाबी और हरियाणवी लैंग्वेज में आपको सेम मिलेगा, थोड़ा ज्यादा फर्क नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारे यहां पे, बट चलो ठीक है। अब यहां पे जो बाकी बचे हुए हैं, उसमें जैसे कि इंडिया से कुछ तमिल्स आए हैं, उनके फॉरफादर्स या उनके वंशज इंडिया से जो आए हैं, उन लोगों को क्यों आए थे? तो वो प्लांटेशंस के लिए आए थे। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, जब इंट्रोडक्शन दे रहा था मैं इस चैप्टर का, कि इंडिया से जो तमिल्स गए, तमिलनाडु से तमिल लोग गए, वो बहुत सालों से वहां पे, उनके फॉरफादर्स वहां पे गए, वो प्लांटेशन कर रहे, तो वो कभी इधर आए ही नहीं। तो कॉलोनियल पीरियड से वो लोग गए हैं। अब उनको हम क्या कहेंगे? इंडियन तमिल्स। तो इजी लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं इसे और इजी कर दूं, तो देयर आर द 2 सबमर्ज ग्रुप्स, वन इज अ श्रीलंकन तमिल्स, वन इज अ इंडियन तमिल्स। और प्रोपोर्शन में देखो तो 13% में आते हैं श्रीलंकन तमिल, ऑब्वियस है, वही वहां के। और यहां से जो गए हैं हमारे इंडिया से, वो टोटल नंबर है लगभग 5%। अब हम समझने वाले हैं उसके वहां के रिलीजियस कंपोजिशंस को। अब रिलीजियस मतलब क्या? धर्म। अब वहां का रिलीजियस कंपोजिशन क्या है? अब मोस्टली जैसे इंडिया में स्वामी नारायण को मानने वाले लोग हैं, भगवान साई को मानने वाले लोग हैं, कोई मां वैष्णवी को मानता है, कोई भगवान राम को मानता है, वैसे ही तमिल्स में भी कुछ लोग ऐसे थे जो बुद्धिस्ट को मानते थे।
राइट। मोस्ट ऑफ द सिनल्ला स्पीकिंग, कुछ नहीं, मोस्ट ऑफ मतलब ज्यादा से ज्यादा जो सिनल्ला बोलने वाले लोग हैं, जो 74% आते हैं श्रीलंका के पॉपुलेशन में, वो लोग बुद्धिस्ट को मानते हैं, बुद्ध भगवान बुद्ध को मानते हैं, बुद्धिस्ट धर्म को मानते हैं। मतलब सबसे ज्यादा बड़ा धर्म वहां कौन सा है रिलीजियस के बेस पे, तो वो है बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट धर्म है। ओके, तो बुद्धिस्ट को मानने वाले लोग, सिनल्ला स्पीकिंग लोग वहां सबसे ज्यादा रहते हैं, और बचे हुए लोग चाहे तमिल हो, चाहे हिंदूज हो या मुस्लिम्स हो, ये बाकी कम्युनिटी है वो वहां पे रहती है। तो रिलीजियस कंपोजिशंस क्या है कि सिनल्ला स्पीकिंग जो पीपल्स है वो बुद्धिस्ट को मानते हैं, और बाकी जितने भी है वो तमिल्स है वहां पे रहते हैं, हिंदूज वहां पे रहते हैं, और मुस्लिम्स रहते हैं। अच्छा, तो आपने ये चीज तो समझ ली कि बुद्धिस्ट को मानने वाले वहां पे सिनल्ला पीपल्स है, तमिल्स है, हिंदूज है और मुस्लिम्स है। अब हिंदूज मतलब कौन? हिंदूज मतलब हमारे श्रीलंकन तमिल्स नहीं, इंडियन तमिल्स। अब 7% जो लोग हैं वो वहां पे क्रिश्चियंस है, जो तमिल्स भी है और सिनल्लास भी है। कुछ लोग कन्वर्टेड हुए हैं, लाइक पहले उनका धर्म सिनल्ला मतलब श्रीलंकन तमिल्स ही थे या इंडियन तमिल्स थे, बट कुछ समय के बाद उन्होंने, होता है ना, हमारे यहां नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर हमें अपने रिलीजन से खुशी नहीं है, मिलती नहीं है, तो रिलीजन भी चेंज हो सकता है, हम करते हैं बजाय किसी को नुकसान ना हो। अब क्रिश्चियंस लोग वहां रहते हैं, टोटल नंबर 7% है। दे आर अबाउट द 7% ऑफ क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल्स एंड सिनल्लास। अच्छा, अब अगर मैं इस पार्ट को थोड़ा एनालाइज करके आपको समझाऊं तो पॉसिबिलिटीज यहां पे क्या आती है, अगर हमें इस सिचुएशन को समझना है तो पॉसिबिलिटीज क्या है, डोमिनेंस है और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे किसके बीच में। यहां क्रिश्चियंस को मतलब इंडियन तमिल्स को तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने वाला नहीं है। समझ लो, बाढ़ आई, वहां के लोगों को बाद में रिहेबिलिट किया जाएगा, कोई स्कीम है वहां के लोगों के लिए, बाद में सिनल्लास के लिए पहले, क्योंकि सुप्रीमेसी उनको अपनी रखनी है। थोड़ी देर में समझ जाओगे आप। अगर हमारे देश में अगर मैं बात करूं तो हमारे देश के ऑफिशियल लैंग्वेज, भारत जब आजाद हुआ था 1947, पहली सरकार बनी 1952, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्राइम मिनिस्टर बने, और सवाल आया कि नेशनल लैंग्वेज किसे बनाया जाए। जब ये सारे लोग बैठे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स और वो सब देश के ज्ञानी लोग बैठे, तो उन्होंने सोचा कि इंडिया में हिंदी बोलने वाले लोग तो 40% है, राइट, और बचे हुए लोग 60% है जो हिंदी नहीं समझते हैं ना नहीं बोलते हैं। अगर हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देंगे तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, क्योंकि हम ये सारी चीजें सीखे थे भाई कि दूसरे देशों में जो लड़ाइयां हो रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उसके कारण क्या है। अब वो कारण को हम दोहराए जिससे लड़ाई हो सकती है, दुश्मनी बढ़ सकती है, एक देश के 10 देश हो सकते हैं, वो हम क्यों करें? बिल्कुल नहीं। तो झगड़ा नहीं करना है, प्यार से रहना है, शांति से रहना है। तो हमने क्या किया, हमने वो झगड़े की मूड जो रूट था वही कॉज खत्म कर दिया। हमने कोई नेशनल लैंग्वेज ही नहीं बनाई। तो हमने नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाई तो हमने क्या किया, हमने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी। अब हमारे देश में ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, और हमारी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस भी है। अब रीजनल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो रीजनल लैंग्वेज में अगर गुजरात में आओ तो यहां की ऑफिशियल लैंग्वेज गुजराती है, महाराष्ट्र में जाओ तो मराठी है, तमिलनाडु में जाओ तमिल है, कर्नाटका में कन्नड़ा है। यहां के एग्जाम के पेपर्स ऑफिशियल है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम है तो वो उस लैंग्वेज में बनते हैं। तो झगड़े का कारण ही नहीं रहेगा। मगर श्रीलंका ने वैसा नहीं किया भाई। श्रीलंका क्या है, अपनी सुप्रीमेसी, हम सबसे बड़े सबसे हवा बन गए, कुछ नहीं बचा। फिर अब अभी की कंडीशन में बात कर रहा हूं आपको। अब देखते हैं हम यही बात जिसमें हमने बात की। अब ये जो वर्ड है इसको थोड़ा हम डिवाइड करें। मेजॉरिटरिज्म मतलब क्या, मेजॉरिटी में कौन है, सिनल्ला। अब सुप्रीमेसी कौन बताएगा, दादागिरी कौन बताएगा, वहां के लोग। अब यही हुआ, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स में भी आता है, मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका। अब श्रीलंका एज ए इंडिपेंडेंस इन 1948, इंडिया
1947, श्रीलंका 1948। अब मेजॉरिटी में कौन सी कम्युनिटी रहती है? अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा, सिनल्ला कम्युनिटी रहती है। अब इसने मैं जिस कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, इस कम्युनिटी ने अपना डोमिनेंस गवर्नमेंट के ऊपर भी रखा। 74% पॉपुलेशन है तो रिप्रेजेंटेटिव्स भी कौन हो गए? सिनल्लाज ही हो गए। अब रिप्रेजेंटेटिव्स भी वही ज्यादा, तो इंपॉर्टेंस भी किसे मिलेगा पूरे श्रीलंका में? उन्हीं को मिलेगा। वोट भी कौन किसको देगा? उसी को देंगे। सिंपल है ना, रिलीजन का बंदा है। अब वो हिंदू कम्युनिटी में लड़ रहा है इंडिया में, तो हिंदू सारे वोट उसे देंगे। ऐसा होता है नॉर्मली, मगर काम करने वाले को मिलना चाहिए, काम नहीं करे उसे नहीं मिलना चाहिए। बट यहां पे बहुत सिंपल लॉजिक था भाई। सिंपल लॉजिक क्या है? गवर्नमेंट का डोमिनेंस जो था वो सिनल्ला लोगों का था, मतलब सिनल्ला पीपल्स ने गवर्नमेंट को डोमिनेट करके रखा था, पीपल्स को, श्रीलंका के पीपल को डोमिनेट करके रखा था। वर्च्यू ऑफ द मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी में हमें कौन दिखते हैं? सिनल्लास पीपल दिखते हैं। ठीक है, अब सवाल क्या आता है? सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल आता है मेजॉरिटिज्म मतलब क्या? व्हाट इज द मेजॉरिटिज्म? अब अगर इसको वर्ड टू वर्ड समझे, क्या है? अ बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री। वहां के लोगों का बिलीफ है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल ओवर द कंट्री ओनली, दूसरी कम्युनिटी रूल नहीं कर सकती है भाई, कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी है शुड बी एबल टू रूल ओवर द कंट्री। श्रीलंका में अगर कोई रूल कर सकता है तो बाहुबली नहीं, श्रीलंका में मूवी है बाहुबली, आपको पता होगा, तो श्रीलंका में रूल करने वाले सिनल्ला, सिंपल। दूसरा, विच एवर वे इट वांट, जैसा चाहे वैसा रूल करे, कोई नहीं। जैसे पता है ना, राजाओं के समय बाबर, अकबर, बीरबल ये सारे थे ना, हुमायूं, शाहजहां, अपने हिसाब से सारा रूल चलाते थे। अब राजा हो तो अपने हिसाब से चलाए, इन्होंने भी राजेशाही तरीके से रूल चलाया। whichever they want, जो उनको लगता था वो उन्होंने किया। मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ओवर द कंट्री एंड whichever they want by disregarding the wishes and needs of the minority। तो माइनॉरिटी लोगों की जो भी विशेष है, जो भी उनकी इच्छाएं है, जो भी उनका डिजायर्स है, जो भी उनकी नीड्स है, उसको उन्होंने टोटली डिसरिगार्ड किया, जरा भी ध्यान नहीं। उन्होंने कुछ भी मांगा तो है ही नहीं, कुछ भी बोला तो है ही नहीं। जैसे कहता कोई बच्चा बेटा घर में फैमिली में होता नहीं है, एक बाप और बेटे का कई क्लैशेस हो जाते हैं किसी चीज से, तो कुछ दिन बात नहीं करते हैं, उसको कुछ दिलाते नहीं है कुछ। यहां तो जरा अलग ही कंडीशन है। छोटा बेटा छोटा बेटे जैसा भी व्यवहार नहीं हो रहा है, ऐसा व्यवहार, सौतेला व्यवहार, जिसे सौतेले थे तमिलियंस, इंडियन तमिल्स, और श्रीलंकन तमिल्स को भी कोई ज्यादा वहां पे फ्रीडम था, ऐसा नहीं है। फ्रीडम सिर्फ सिनल्लास को। अब समझो क्या होगा, पाप का घड़ा तो भरेगा और भर भी गया। अब हुआ क्या यहां पे, इसी कहते हम मेजॉरिटिज्म, जहां पे ओनली वन कम्युनिटी रूल एंड दिस कम्युनिटीज नेम इज सिनल्ला कम्युनिटीज। आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। और जैसा चाहे वैसा, विच एवर दे वांट्स बाय और डिसरिगार्डिंग द विशेष एंड द नीड्स ऑफ द अदर कम्युनिटीज पीपल, बिल्कुल सुनना ही नहीं है। अब ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से आगे सिनल्ला ने अपनी सुप्रीमेसी को किस तरह से एस्टेब्लिश किया, कैसे अपने आप को डिक्लेयर किया कि वी आर द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द श्रीलंका, बाकी कोई नहीं है सामने भाई, हम ही है, सिनल्ला ही पावरफुल है, उनकी ही सुप्रीमेसी चलेगी। 1956 में इन लोगों ने रूल, एक एक्ट लेके आ गए। अब ये एक्ट लाया, पास किया एक्ट सिनल्लाज ने, और एक्ट करके क्या डिसाइड कर दिया कि एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, ओनली वो ऑफिशियल लैंग्वेज, और वो क्या है? उनकी खुद की लैंग्वेज, सिनल्ला। अब 1957 एक्ट वाज पास्ड रिकॉग्नाइज सिनल्ला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसरिगार्डिंग द तमिल्स। तमिल्स को डिसरिगार्ड किया और एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज रखी, जो है सिनल्ला लैंग्वेज। यहीं से चिंगारी लगती है, तमिल्स और सिनल्लास के बीच दुश्मनी बढ़ती है। जो अब तक थोड़ी बहुत भी समझती वो आगे बढ़ जाती है। वो आगे बढ़ जाती है।
अब गवर्नमेंट जो है वो फॉलो किस चीज को करती है, किन पॉलिसीज को फॉलो करेगी, सुप्रीमेसी उनकी है। अब लैंग्वेज के आधार पे ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी सिनल्ला लैंग्वेज, और पॉलिसीज जो है उस किस पॉलिसीज को उन्होंने प्रिफर किया, सिनल्ला पॉलिसीज को। कोई भी एप्लीकेंट जॉब करने वाला है यूनिवर्सिटी में, जिसको पोजीशन मिलेगी या गवर्नमेंट में किसी को जॉब मिलेगा, वो भी सिनल्लास को मिलेगा। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? यही चीज गलत है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज एंड देयर पीपल। अब एक ही घर में रह के आप अगर भेदभाव करोगे तो झगड़े तो भाई होने ही होने हैं, और यही झगड़े का कारण रहा। कारण क्या? पॉलिसीज में भी डिफरेंशिएशन कर दिया। सिनल्ला एप्लीकेंट्स अगर कोई यूनिवर्सिटी पोजीशन में है तो वो हायर पोजीशन में, बाकी गवर्नमेंट जॉब्स में है तो उसको पहले प्रेफरेंस, बाकियों को नहीं, चाहे परसेंटेज बाकी कम्युनिटीज के स्टूडेंट्स को ज्यादा मिले, इन इंडियन तमिल ज्यादा परसेंटेज लेके आए, या वो अच्छा क्वालिफाइड पर्सन है, उसको नहीं मिलेगा। मिलेगा किसको? सिर्फ सिनल्ला को। मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज भी सिनल्ला, जितने भी एप्लीकेंट्स है यूनिवर्सिटी पोजीशन में वो भी सिनल्लास, गवर्नमेंट जॉब में भी प्रेफरेंस सिनल्लास। ये सुप्रीमेसी के कुछ स्टेप्स लिए हैं और यही उनके विनाश का कारण भी बनेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अब कॉन्स्टिट्यूशन में भी उन्होंने किससे प्रोटेक्ट किया? प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर द बुद्धिज्म ओनली। इससे क्या पता चल रहा है? हमारे देश में हम ऐसा कर सकते हैं? मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गिरजाघर भी है, तमिल का अपना पूजा पद्धति है, कर्नाटका का अपना है, अलग डांस फॉर्म है। यही तो देश का कल्चर है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी। यही तो हमें अलग करता है दुनिया से। बट ये नहीं समझने वाले थे। फॉस्टर ऑफ बुद्धिज्म या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुए वो भी उन्होंने अपने खुद के किए हैं। ये प्रॉब्लम वाली चीज है, और इसी प्रॉब्लम्स के वजह से श्रीलंका टुकड़ों टुकड़ों में आगे बढ़ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसी टॉपिक को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट में कुछ ऐसे मेजर्स लिए कि वहां की जो बाकी श्रीलंकन कम्युनिटीज है उन्हें थोड़ा फीलिंग ऑफ अलाइनेशन, इट मींस दैट फीलिंग ऑफ अलाइनेशन अमंग द श्रीलंकन्स बढ़ते गई। गवर्नमेंट के कुछ ऐसे मेजर्स थे, ऐसी कुछ पॉलिसीज थी कि उनको लगा कि गवर्नमेंट तो हमारी है ही नहीं, वोट हमारे ले लेते हैं, हमारे लिए कुछ गवर्नमेंट करती ही नहीं है। सो ये कुछ मेजर्स गवर्नमेंट ने ऐसे लिए थे जिससे श्रीलंकन पीपल्स के अंदर एक आग जो है वो धधक रही थी, बस एक चिंगारी लगने की देरी थी और युद्ध होने वाला था, सिविल वॉर होता ही है। उनको ऐसा लगने लगा कि बुद्धिस्ट सिनल्लास लीडर्स वर नॉट सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड देयर कल्चर। किसके बारे में? श्रीलंकन तमिल्स को और इंडियन तमिल्स को या जर्मन को या क्रिश्चियंस को यह लगने लगा कि ये जो बुद्धिस्ट सिनल्लास है ना, बुद्धिस्ट सिनल्लास के लीडर, जैसा हमारे देश में भी लीडर्स होते हैं, कुछ अपने लिए करते हैं, कुछ खुद के लिए करते हैं, अब बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो यहां के जो बुद्धिस्ट सिनल्लास लीडर थे वो जरा भी सेंसिटिव नहीं थे। सेंसिटिविटी का कोई मेजरमेंट ही नहीं था। इनको कुछ भी हो जाए, वो कल जाके आज मरना है, कल मरना है, अभी मर जाए, कोई फिक्र नहीं। कोई पॉलिसीज नहीं मिल रही है, घर नहीं मिल रहा, कोई फिक्र नहीं। नेवर एवर एनी सेंसिटिविटी ऑफ द थिंग्स उनके अंदर था ही नहीं, ना उनकी लैंग्वेज के लिए, ना उनकी कल्चर को डेवलप करने के लिए। अभी देखो गुजरात में कल्चर है, गुजराती लैंग्वेज को कौन डेवलप करेगा? गुजराती लोग करेंगे, सही है। गुजरात की गवर्नमेंट ने उन्हें प्रमोट भी करना चाहिए। और क्यों सिर्फ गुजराती, बाकी भी भाषाएं अपने अपने स्टेट में डेवलप हो रही है, उनका कल्चर डेवलप हो रहा है, तो वहां के लोग करते हैं, उनको अधिकार दिया जाता है। ये अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये अधिकार ही नहीं था यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन ना के बराबर था। और वहां के लोगों को ऐसे लगने लगा कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ डिमांड भी कर, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज भी बोलते हैं कि हमारे लिए कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाओ, कुछ पॉलिटिकल राइट्स हमें दो, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, तो सारी चीजों के लिए उन्हें डिनाई किया जाता था। किसी भी चीज में उनकी बातें नहीं मानी जाती थी। वो बोलते, वो कहते थे, उनको ऐसा फील होता था कि कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। उनको पॉलिटिकल राइट्स भी इक्वल नहीं थे। जैसे अब आप कहोगे सर ये पॉलिटिकल राइट इक्वल का मतलब क्या? देखो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या कहता है? एवरीवन शुड हैव राइट टू वोट।
दोज एज अबाउट 18 ईयर्स ओल्ड, करेक्ट है। अब यहां पे इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है। अब डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग द जॉब्स, वहां जॉब्स में भी उनको डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। पहले ही हमने समझा था, जो स्टेप्स उन्होंने लिए थे, लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज खुद की बना दी, यूनिवर्सिटी की पोजीशन हो, गवर्नमेंट जॉब हो, इन सारे चीजों में उनको इग्नोर कर रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, सारा इग्नोरेंस, इंटरेस्ट ऑफ इग्नोरेंस उनके साथ किया जा रहा है जानबूझ के। अब जानबूझ के किसी को परेशान करोगे तो पलट के वार होगा, और वार होने वाला है, होगा ही, 100% होगा। तो रिलेशन ऑफ श्रीलंकाज एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेन्ड ओवर द टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया रिलेशंस और ज्यादा खराब होते गए श्रीलंकाज और तमिलियंस में, और यही कारण बना श्रीलंका के डिवीजन का। अब एक्शन हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज ले लो, गवर्नमेंट जॉब्स ले लो, अपॉर्चुनिटीज ले लो, डिस्क्रिमिनेशन ले लो, इग्नोरेंस ले लो। अब रिएक्शन आएगा ना, एक्शन का कन्वर्ट। श्रीलंकन तमिल्स का क्या रिएक्शन था? जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने अपनी खुद की पार्टी लॉन्च की, पता ही था अपनी इनकी पार्टी हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, खुद की पार्टी लॉन्च की, स्ट्रगल किया फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल, तमिल लोगों को, तमिलियन लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया जाए, तमिलियंस को रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, इसलिए उन्होंने अपनी खुद की पार्टी लॉन्च की। ओके, और लॉन्च करके तमिल एक ऑफिशियल लैंग्वेज बने, उनको अपने रीजनल ऑटोनॉमी मिले, रीजनल ऑटोनॉमी और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिले, जॉब्स में इक्वालिटी मिले, ऑफिशियल लैंग्वेज उनकी बने, रीजनल ऑटोनॉमी उन्हें मिले, एजुकेशन और जॉब्स में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, ये सारी चीजें करने के लिए स्टार्ट किया था। ओके, 1980s में बहुत सारे सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए। किसने फॉर्म किए? फॉर्म किए वहां के इंडिपेंडेंट तमिल एलम ने। इंडिपेंडेंट तमिल एलम का मतलब क्या होता है? एलम का मतलब हमारे यहां जैसे स्टेट होते हैं, वहां पे स्टेट नहीं कहते हैं, वहां पे एलम कहते हैं, राइट। तो हर स्टेट में तमिल लोगों ने अपने जो पार्टीज होती है, जैसे इंडिया में नहीं अलग अलग जगह अलग अलग पार्टीज है। अब दिल्ली में चले जाओ तो आम आदमी पार्टी है, तमिलनाडु में जाओ तो AIADMK, अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्रम कड़गम, DMK द्रविड़ मुन्नेत्रम कड़गम। अब उड़ीसा में जाओ तो बीजू जनता दल, उत्तर प्रदेश में जाओ तो मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहन मायावती की पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी। तो हर स्टेट में अलग अलग पार्टीज होती है। तो तमिलियंस लोग अपने आप को अपग्रेड करना चाहते थे, अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे थे, चाहे ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हो, चाहे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए हो, होने वाले डिस्क्रिमिनेशन के लिए हो। लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा, क्रांति से ही तो जीत मिलती है। तो लड़ाई लड़ी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म किए। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो फॉर्म करने वाली बात है, उन्होंने अलग अलग स्टेट में अपने ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए। डिमांडिंग इंडिपेंडेंट तमिल एलम इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। अब डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, जब तक कुछ बोलोगे नहीं तब तक भाई कुछ होगा नहीं। 1980s में उन्होंने डिफरेंट और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना के अपना तमिल इंडिपेंडेंट स्टेट हो ऐसा डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। जैसे महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में विदर्भ करके एक स्टेट है, ठीक है। वो लोग काफी सालों से, वहां के पॉलिटिकल लीडर्स, वहां के पीपल्स बोल रहे हैं कि एक विदर्भ एक अलग स्टेट होना चाहिए। आपको याद होगा 1947 के समय जब भारत देश को भाषा के आधार पे डिवाइड किया गया, तो पहले गुजरात महाराष्ट्र एक ही था, बट फिर वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होने लगे, तो लैंग्वेज के आधार पे भारत को डिवाइड किया। एक गुजरात जहां गुजराती बोलने वाले लोग ज्यादा हो गए, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र बोलने वाले ज्यादा हो गए, अपनी अपनी कैपिटल बना दी, बाउंड्रीज बना दी, सेम एज इट इज। इनके साथ प्रॉब्लम्स हो रही थी। इन्होंने डिमांड करना स्टार्ट किया कि भाई हमें अलग से तमिल स्टेट का दर्जा मिले, हमें आपके साथ नहीं रहना भाई, हमें अलग ही चाहिए, हमारा ऑर्गेनाइजेशन अलग, हमारा सेटअप अलग, हमारा चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, जो कुछ भी है सब हमें अलग होगा, और नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट हमें चाहिए श्रीलंका का। यहां पे हम लोगों का सब कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हम अलग से बनाएंगे। ये सारी डिमांड्स के साथ वो लड़ने लगे। अब लड़ेंगे तो कुछ मिलेगा भी, लड़ाई के सिवाय कुछ मिलता नहीं है। नॉर्मली शांति से क्रांति आती नहीं है, तो यहां पे भी ऐसे ही हुआ।
अब इसी रीजंस के वजह से जब टकराव बढ़ने लगा, तब तक सब कुछ ठीक था, जब तक ये सवाल नहीं उठा रहे थे, डिमांड नहीं कर रहे थे, डिस्ट्रस्ट क्रिएट हुआ दो कम्युनिटीज में, और ये डिस्ट्रस्ट क्रिएट किसमें हो जाता है? कॉन्फ्लिक्ट में। अब तक जो आपसी मतभेद थे अब वो मनभेद में कन्वर्ट हो गए, अब ये डिस्ट्रस्ट कन्वर्ट हुआ रेड कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट में झगड़े का कारण बन गया। अब एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा वॉर में। तो ये चीजें धीरे धीरे होती है। यहां से स्टार्ट होता है श्रीलंका में सिविल वॉर, इनके बीच में श्रीलंका में सिविल वॉर यहां से स्टार्ट होता है। और कॉज क्या है? टेरिबल सेटबैक द सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। वहां के लोगों में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्लैशेस क्रिएट होते हैं, झगड़े होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, एक दूसरे पे मार काटने वाली प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, कई सारे समझेंगे हम इसके लिए। अब ये जो लोग दिख रहे हैं आपको, ये सारी सेना है, किसके खिलाफ लड़ने के लिए उतारी है? क्या होता है ना, पाकिस्तान, और ये मैं किसी देश की और बात करूं, अफगानिस्तान की बात करूं, यहां बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने कई बार मैं स्टूडेंट से बात करता हूं, मैं कहता भी हूं हमारे देश में दो चीजें बहुत फेमस है हमारे देश की और उनके देश में कंपैरिजनली। आईटी, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका जैसे देश वो भी आईटी को एक्सपोर्ट करते हैं, बट वो इंटरनेशनल टेररिस्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इट्स अ जोक, पार्ट ऑफ अ जोक, बट इट्स अ रियलिटी। ठीक है, अब यहां ये जो दो दिख रहे हैं आपको, ये बड़ा चेहरा आपको दिख रहा है, ये कोई मामूली चेहरा नहीं है। ये श्रीलंका का बहुत ही फेमस चेहरा है, जिसने अपनी एक आर्मी खड़ी कर दी, जो आपको आर्मी दिखाई दे रही है, लड़ने के लिए। किससे लड़ने के लिए? श्रीलंका, अब श्रीलंका से ही लड़ेगा। अब इंडियन तमिज, वहां के तमिलियंस, प्रॉपर नेटिव तमिज अब लड़ने वाले थे किससे? लड़ने वाले थे वहां के सिनल्ला से। देखो तिरंगे भी दो बन गए। ये इनका सिंबल है, जो जिसका मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले फोटो बताया था, और ये श्रीलंका का फ्लैग है। इन्होंने अपना बना दिया, ये तमिल एलम्स है जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स की डिमांड कर रहे थे, और ये पूरा श्रीलंका का जो मैप है, जैसे इंडिया का जो फ्लैग है, वैसे ये श्रीलंका का फ्लैग है। तो ये चीज है, खौलता हुआ शेर, समझ में आ जाएगा सिंबल किस लिए बनाए हुए। तो यहां से चीजें आगे बढ़ती है। अब एक टॉपिक बचता है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। हम वापस से बेल्जियम के ऊपर आ रहे हैं। जो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी ना बेल्जियम में, मैंने आपको बताया था, डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल में प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, बट प्रॉब्लम उन्होंने अपने आप से सॉल्व कर भी ली। बेल्जियम जहां डिफरेंसेस है, जहां डाइवर्सिटीज है, और आगे वो डाइवर्सिटीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, जहां अलग अलग सोच के लोग होते हैं, वहां देशो, इंडिया देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक ही घर में रहने वाले दो लोगों की सोच अलग हो सकती है। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को कोई वोट करता है, कोई दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को वोट करता है, किसी का कोई आइडल होता है, किसी का दूसरा कोई आइडल होता है। ये तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, इसी को तो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कहते हैं। बट यहां पे बेल्जियम में डिफरेंसेस हुए, डाइवर्सिटीज है, बट डाइवर्सिटीज वो कॉन्फ्लिक्ट्स में क्रिएट हुई, बट उस कॉन्फ्लिक्ट को भी सॉल्व करने के लिए पूरा काम किया बेल्जियम में, उसमें वो सक्सेसफुल भी हुए। अब बेल्जियम के जो लीडर्स थे, उनके सबके अलग अलग पाथ थे, डिफरेंट पाथ से। हम पढ़ क्या रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकोमोडेशन इन अ बेल्जियम। अब रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। हर देश में अपना खुद का कल्चर होता है, खुद का रीजनल डाइवर्सिटीज होती है। जैसे मैं अगर कहीं से गुजरात में आता हूं और मैं अपने रीजनल, मेरी डाइवर्सिटी जो महाराष्ट्र की डाइवर्सिटीज है उसे यहाँ फॉलो करता हूँ। लाइक मेरा अपना खान पान है, मेरा अपना पहनावा है, मेरी अपनी लैंग्वेज है, तो मुझे यहाँ भी कोई फोर्स नहीं करते कि आप यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, यू आर सेटल इन गुजरात, यू आर वर्किंग इन स्कूल, यू आर वर्किंग इन अदर इंस्टीट्यूशंस, सो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्या? तो कभी नहीं होती है, इतनी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। बट बेल्जियम स्टेट था, वहां प्रॉब्लम्स हो रही थी शुरुआत में, जो प्रॉब्लम हुई है। अब तो बेल्जियम के अकोमोडेशन के बारे में पढ़ते हैं। 1970s और 1993 ये 2 ईयर आपको बहुत ध्यान से याद रखने हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया ताकि ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, डाइवर्सिटीज का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आगे ना बढ़े, इसको किसी भी तरह रोक लिया जाए। समय पे बेल्जियम के कंट्रीज के लीडर्स इसको समझ गए, ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, जैसा श्रीलंका का बढ़ा वैसे बढ़ाने नहीं देना था, क्योंकि एक सेट एग्जांपल था श्रीलंका बेल्जियम के लिए। अब बेल्जियम में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके चेंजेस लाए बेल्जियम ने। क्या चेंजेस लाए? उन टोटल 4 बार उन्होंने चेंजेस लाए। होता क्या है, एक बार कोई इंसान गलती करने के बाद उसे पता चलता है कि इसमें क्या लूप होल्स है, और थोड़ी गलतियां कम लूप होल्स को दूर करता है, और फिर से वो चीज अच्छी करने की कोशिश करता है, तो भी कुछ गलती रहती है उसे सुधारता है। तो अपने आप को सुधारना गलत बात नहीं है, बेल्जियम ने अपने आप को हमेशा सुधारा और 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट मतलब क्या स्टूडेंट? चेंजेस किया। किसने किया? बेल्जियम में किया। कितने सालों में किया? 23 सालों में 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। क्या चेंजेस लाइज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड बी इनेबल एवरीवन टू लाइव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। इस देश में सब साथ मिलके रह सकते हैं, सेम कंट्री में, कोई दूसरा स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई डच और फ्रेंच अलग अलग नहीं रहेंगे, कोई भाषा का भेद नहीं, कोई मतभेद नहीं। यह था एकोमोडेशंस का पहला एलिमेंट जो बेल्जियम ने मॉडल दिया, जो सारे देश में चलता है, इंडिया में भी है। एवरी पीपल हैव टू सेम राइट बिफोर द लॉ, अबाउ द लॉ, बिलो द लॉ, एवरीवन इज इक्वल। सेम चीज यहां से हमने ये चीज सीखी है। एवरीवन टू लाइव टुगेदर, साथ में रह सकते हैं विद इन द सेम कंट्री। ये हुआ एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। ओके, वेरी गुड। सेकंड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज प्रिस्क्राइब कर दी, जितने नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स है वो सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे, इसमें कोई भी फर्क नहीं होगा। इक्वल नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल मिनिस्टर्स एंड इक्वल नंबर ऑफ डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स, ये सेम रहेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। जब फर्क ही नहीं होगा तो झगड़े का रूट खत्म। जो सिनल्ला श्रीलंका में नहीं था ना, झगड़े की वजह पता था आपको, सुप्रीमेसी क्या थी, सिनल्ला कोई था। यहां पे वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। कोई भी एक कम्युनिटी डिसीजन नहीं लेगी, सारे मिलकर डिसीजन लेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे डेमोक्रेसी में यही है, वी आर वर्क टुगेदर, वी आर टेकिंग अ डिसीजन टुगेदर। तो यही बेल्जियम ने किया, और इसी वजह से आप देख सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट्स में, जैसे 2 पार्ट्स होते हैं ना कंट्रीज के मेन गवर्नमेंट के, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। यहां पे स्टेट गवर्नमेंट जो थी आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे नहीं है स्टेट गवर्नमेंट। दोनों का अपना अपना अलग पावर है। स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करेगी। कोई किसी के साथ झगड़े का कारण नहीं है। ऐसे 4 प्रोविजंस 1970, 1993। पहला प्रॉब्लम क्या सॉल्व किया उन्होंने? सब एक साथ मिलके रहेंगे, एवरीवन लाइव टुगेदर, इस तरह से समझना है। और दूसरा उन्होंने क्या समझा कि जितने भी डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स है उनके नंबर्स इक्वल हो गए। आधा झगड़ा यही खत्म हुआ। बचा कुचा जो झगड़ा था वो डिसीजन लेने को लेकर था, कि ऐसा नहीं कि भाई नंबर सेम हो जाए फिर भी डच स्पीकिंग लोग डिसीजन लेने के लिए ज्यादा रहेंगे क्योंकि डच स्पीकिंग ज्यादा है। बिल्कुल नहीं, यूनिलैटरली सारे लोग सेम डिसीजन लेंगे, साथ में लेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, 2 गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट पार्ट नहीं होगा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करेगी। थैंक यू, आपने इतना ध्यान से शायद वीडियो देखा, सारी चीजें आपको डाउट सॉल्व हुआ होगा। इसके कुछ टॉपिक्स है वो हम 100% अगले वीडियो में समझेंगे। आपको अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, देखना। कमेंट में आपको कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में आप क्वेश्चन कर सकते हो, आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।